सबसे पहले जो यवतमाल के बाहर से आए हुए लोग हैं, एक बार उनका परिचय हो जाए। यवतमाल के बाहर से। हाँ जी, फटाफट। मैं एक, हाँ एक, बाय द वे ग्रुप में है तो एक जन ग्रुप का परिचय करा दे। मैं अजित नहार। कैमरा उधर। नमस्ते। मैं अजित नहार। पास में अपने एक तहसील है नेर, वहाँ से हूँ। बढ़िया। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। मेरा नाम अवनी है, मैं औरंगाबाद से हूँ। पुलक दासगुप्ता, धनबाद, झारखंड से। हेलो, मैं वंदना शिर्के, मुंबई से हूँ। मेरे साथ ये सुनील भोसले है, वो भी मुंबई से है, और ये कांचन पाटोळे, वो भी मुंबई से हैं। स्वागत। लेट देवकीबाई बंग इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज हिंगना, नागपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे साथ है संदीप कैलुके सर, श्वेता तुपेकर, दिव्यानी अनमोलवार, मनीषा कटरे, अश्लेषा मानकर और सुषमा बलावी। ये सभी मेरे पाठशाला की शिक्षिकाएं हैं। क्या बात। शिक्षक हूँ और साथ में मेरी पत्नी है विद्या बिजवे, वो भी शिक्षिका है। हम दर्यापुर, जिल्हा अमरावती, महाराष्ट्र से है। नमस्कार सर्वांना, मी दिलीप ठाकरे, दर्यापूर जिल्हा अमरावती. माझी पत्नी सौ छाया आणि मुलगी कुमारी कोमल, दर्यापूर अमरावती. सभी को, मेरा नाम सकीना मास्टर है और ये मेरी बेटी लुलवा मास्टर, हम लोग नागपुर से हैं। थैंक यू। मी नागपूरवरून प्रभाकर टफर। मैं यश महाजन और मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैं नागपुर से हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मी गजानन देवकत्ते, प्रॉपर नांदेड उमरखेडून आलेलो आहे। माझ्यासोबत माझी पत्नी आलेली आहे। थँक्यू। चंद्रपुर से आया हूँ। श्रीमती जी हैं सोनम राठौड़, बड़ी बेटी स्वीकृति बेटा जी, छोटी बेटी संचेतना। नमस्ते। माइक ऑन कर ली। नमस्ते सोमैया, मैं शरद पाटिल, औरंगाबाद संभाजीनगर। औरंगाबाद। मेरी पूरी फैमिली है साथ में, बच्ची बेटी भी है, बेटा भी। बहुत ही बढ़िया। तो यवतमाल और साईखेड़ा परिवार से कितने लोग हैं? कोंजरी गांव से हिमांशु भाई है उधर। जी, स्वागत स्वागत। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुखद, खूब आपको शुभकामनाएं। देखते हैं 7 दिन में कहाँ पहुँचते। सोम भैया नमस्ते, मैं प्रिंसिपल हूँ सुसंस्कार विद्या मंदिर यवतमाल, और हमारे सुसंस्कार बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के सचिव मेरे हस्बैंड, मेरी फ्रेंड सौ शिल्पा बेगड़े, हम लोग आए। बहुत बढ़िया, खूब सुखद। चलिए आगे बढ़े। चलिए 9:45। तो देखिए, कल जितनी चर्चा हुई उसमें हमने चर्चा, हाँ जी अब चलते हैं, थोड़ा गति से चलते हैं, है ना, सेटल हो जाइए। कल जितनी चर्चा हुई उसमें मुख्य रूप से हमने बात किया कि हम क्या चाहते हैं, उसको हमने देखा। तो हम क्या चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मानव लक्ष्य को साकार करना होगा। केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमारे ध्यान में आ गया कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, मानव की जिंदगी पे खुशी रूपी फल लगता है, और इस फल तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अब तक ये मान के चल रहे थे कि पैसा आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो पता चला कि ये पर्याप्त नहीं है। साथ में हमने देखा कि फिर क्या पर्याप्त है,
तो मानव लक्ष्य होने से जब तक सभी समझदार नहीं होंगे, कोई भी किसी के साथ भी गलती कर ही सकता है, चाहे वो गलती आर्थिक है, मानसिक है, दैहिक है। तो मानव लक्ष्य की बात हमने की, और बहुत खुशी की बात है कि मानव लक्ष्य, कितने लोगों तक मानव लक्ष्य पहुंच गया? बहुत ही बढ़िया। देखिए ये इतना आसान नहीं है, तो आपके ग्रुप के साथ में जो पहले ही दिन हम ये पहचान पाए कि मानव लक्ष्य कोई चीज है, और मानव लक्ष्य पूर्वक मानव में समाधान आता है, तो वही सुख के रूप में, परिवार में समृद्धि आती है तो उसी को परिवार में शांति के रूप में, समाज में अभय आता है, तो सबके मन में संतोष आता है कि अब कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सभी की सभी सही इच्छाएं पूरी होंगी और प्रकृति में सहअस्तित्व हो जाए, तो फिर सुख शांति संतोष की निरंतरता हो गई, क्योंकि आगे भी ऐसा बना रहेगा। इसका नाम आनंद है। तो सुख की निरंतरता शांति है, शांति की निरंतरता संतोष है, संतोष की निरंतरता आनंद है, आनंद की निरंतरता परमानंद। तो ऐसा हमने कल देखा। फिर हमने चर्चा किया कि हम कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इंद्रियों से सुख की निरंतरता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और सम्मान और पहचान को रूप बल धन पद से पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जम के सही गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, और फाइनली भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता हमारे गले पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे? जिंदा रहना बोलेंगे कि जीना बोलेंगे? जिंदा रहना बोलेंगे। तो कितने प्रतिशत लोग समाज में जिंदा हैं? चलो अब मैं इस बात को टेस्ट करने के लिए, तो इसको जिंदा रहना बोल रहे हैं, उसको जैसा हम जीना चाहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि एक छत के नीचे हम साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? एक छत के नीचे अभी रहते हैं, जीना चाहते हैं, जी तो नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए सारा गिला शिकवा शिकायत है। तो ये हमने देखा कि जीना चाहते हैं पर रहे तो जिंदा रहे। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया। कल मैंने ये बात बोली थी कि यदि, क्या बोला था, कि यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने साल कितने घंटे मेहनत करेंगे कि हम जिंदगी को पा जाएंगे? तो क्या निकला? कितने भी घंटे मेहनत करें तो वर्क हार्ड से कुछ होने वाला नहीं है, है ना। एड्रेस पहले ठीक करना होगा, तब आगे की बात करेंगे। गूगल में हम कहीं भी जाते हैं तो दो चीजें डालना पड़ता है, लोकेशन और डेस्टिनेशन। लोकेशन और डेस्टिनेशन डालने के बाद में वो रूट प्लान बता देता है। हमारी जिंदगी का भी कोई रूट प्लान होगा, तो हमारी लोकेशन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, जब तक दोनों की हमारी क्लैरिटी नहीं है तब तक तो यात्रा नहीं हो रही है, तब तक तो नई टंकी बनाना, पुरानी टंकी बनाए रखना। ये तय ही नहीं हुआ है कि घोड़ा क्यों पाला है। घोड़ा समझते? घोड़ा मतलब शरीर। ये पाला क्यों है? मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए, ये तय नहीं हो रहा है। तो धीरे से इसको देखेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं ताकि हमारी ये क्लैरिटी बने कि जिंदा रहना और जीना हमको कितना स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना, मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने का एग्जाम्पल है कि जीने का एग्जाम्पल है? तो वोटिंग कर लेते हैं। तो मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जीने का एग्जाम्पल है। हाथ उठाइए। जीने का एग्जाम्पल है। मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने का एग्जाम्पल है। मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने में टोटल कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तब जिसने जो बोला अपने एग्जाम्पल को जस्टिफाई करें। जिन्होंने जीने पे हाथ उठाया, जिन्होंने जिंदा रहने पे हाथ उठाया, जिन्होंने कंफ्यूजन पे हाथ उठाया। हाँ जी, एक एक करके तीनों बोले। माइक ले लें। जिंदा रहना है। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ जिंदा रहने में ही मदद करता है। ब्लड देने से कोई जीना सीख नहीं लेगा। किसी का ब्लड दिया गया उसके तो जिंदा रहने में मदद किया जी,
लेकिन जिसने ब्लड दिया, मित्र भाव से दिया, जी उसको तो ब्लड देने से सुकून मिला, अच्छा लगा, जी। तो जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? जिंदा रहने में ही आएगा सर। जिंदा रहने में क्यों आएगा जब सुकून मिला? तो सुकून मिला लेकिन वो टेम्पोररी है। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने 1947 में ब्लड दिया था, उसके बाद से आज तक मेरा सुकून बना हुआ है। जी, वो तो एक बार दिया, कुछ दिन बाद फिर ऐसा भी लगता है कभी कभी कि देने के बाद लगता है कि गलती कर गया या वाइफ से झमेला हो गया, तो समस्या आप वही। ब्लड के बीच में वाइफ को क्यों ले आए? ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है, देखा कि गया है। तुम- मेरा एक दोस्त है सर, वो ब्लड दिया और देने के बाद घर पहुंचा तो पूरा झगड़ा हो गया घर में कि तुम आपको समझदारी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही दिए थे, अभी फिर दे दिए। तो फिर वो भी दुखी हो गया, तो फिर तो जिंदा ही रहना हुआ ना सर। एक सज्जन बोल रहे थे कि मेरे हिस्से का दूसरे को कैसे दिया है। तो शिविर में सब तरह के एग्जाम्पल आते हैं, सब तरह के सैंपल आते हैं। हाँ जी बोलिए, जीने वाले बोलिए। मैं इसे जीना समझता हूँ। क्या ब्लड देने के बाद, सुन लीजिए एक बार, क्या ब्लड देने के बाद मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया? नहीं, वो मतलब हमेशा के लिए तो नहीं हुआ। मुझे हमेशा याद रहते रहे कि मैं दूसरे के लिए काम करते रहूं और हाँ मैं अपनी हाँ, पर आपने ब्लड डोनेट कर दिया, इस बीच में घर में पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया या और कोई बिजनेस में कोई नुकसान हो गया या बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, वो सारी समस्याएं साथ में चलती हैं कि नहीं चलती हैं? वो सारी समस्याएं भी साथ में चलती हैं, लेकिन ब्लड देने, ये सारी बाकी जो समस्या के लिए मुझे अलग अलग समाधान ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये इतने लेकिन मैंने मेरे दोस्त की जिंदगी बचाई। हाँ ये समाधान मैंने ढूंढ लिया मेरा। हाँ, तो एक समाधान के लिए जीवन में जो अलग अलग समस्या रहेगी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अलग अलग समस्या में समाधान ढूंढते रहूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन 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 देखो, आप नई कार लेके आए, वो भी आपको अच्छा लगा। आपने मकान बनाया, वो भी आपको अच्छा लगा। आपने किसी को खाना खिला दिया, वो भी आपको अच्छा लगा। तो किसी को खाना खिला देने से, किसी को फ्री में पढ़ा देने से, किसी का इलाज करा देने से मेरा स्टेट ऑफ माइंड सभी आयाम में सॉल्यूशन से भर गया। मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गया, समाज भय से मुक्त हो गया, प्रकृति में संतुलन हो गया, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेट किया। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा होने वाला नहीं है। इसका मतलब ब्लड डोनेट करना दूसरे के लिए जिंदा रहने के अर्थ में है, मेरे लिए भी जिंदा रहने के अर्थ में है, लेकिन क्वालिटी अलग है। तो जिंदा रहने की दो क्वालिटी है। जिंदा रहने की एक क्वालिटी है संवेदनहीनता, जिंदा रहने का एक क्वालिटी है संवेदनहीनता। जिंदा रहने की जो बेस्ट क्वालिटी है उसको कह रहे हैं संवेदनशीलता। और जीने को बोल रहे हैं संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता वो स्थिति है जब मैं हर आयाम में मेरे पास सॉल्यूशन होता है। मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, संवेदनावश मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, तो संवेदनहीनता क्या है? दूसरे के, मेरा सुख और मेरी सफलता उसके केंद्र में है। मेरे सुखी और सफल होने के लिए दूसरे को नुकसान भी पहुंचता हो तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सुखी और सफल होने के लिए दूसरे का नुकसान भी होता हो, करना पड़ेगा तो भी चलेगा। इसका नाम संवेदनहीनता है। और दूसरे का दुख मेरे को अपना दुख जैसा लगने लगे, इसका नाम संवेदनशीलता है। लेकिन दूसरे के दुख मेरे को मेरा दुख जैसा लगने लगे, लेकिन वो दुख किसका है? वो शरीर का है या वो दुख मानसिकता का है? अब शरीर का दुख है तो मैंने उसके लिए कुछ, क्योंकि शरीर का दुख भौतिक है, मैं उसके लिए कुछ मदद कर सकता हूं।
तो शरीर के दुख के लिए मैंने कोई भौतिक मदद किया, वो भी अच्छा लगने की सीमा में आया, मुझको खा के भी अच्छा लगा, पहन के भी अच्छा लगा, किसी के साथ थोड़ा सा संबंध निभ गया कुछ देर के लिए, दोनों खुश हो गए, वो भी अच्छा लगा। लेकिन इसी अच्छा लगना टेम्परेरी है कि परमानेंट है? तो ये अच्छा लगना भी टेम्परेरी है। इसका मतलब है ये भी संज्ञानशीलता नहीं है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नजदीक है। दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति संवेदनहीन सीधा उठ के संज्ञानशील हो जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं। संवेदनशील व्यक्ति ही संज्ञानशीलता की तरफ जाएगा। तो संवेदनशील व्यक्ति संज्ञानशीलता के नजदीक है, निकट है, लेकिन संज्ञानशीलता ज्ञानपूर्वक जीना अभी बाकी है। संवेदना पशुओं में भी पाई जाती है, आंशिक रूप में संवेदना पशुओं में भी पाई जाती है, तमाम वीडियोस हम देखते ही हैं। लेकिन पशुओं की संवेदना केवल दूध पीने तक सीमित रहती है। मानव की संवेदना जिसके साथ वो अपना संबंध पहचान लेता है उसके साथ जिंदगी भर चलती है, उस अर्थ में संवेदना है। लेकिन संवेदना दूसरे के शरीर के कष्ट दूर करने के अर्थ में है। संज्ञानशीलता दूसरे की मानसिकता में हमेशा के लिए समाधान को स्थापित करने के अर्थ में है। ये बात ध्यान में आई। संवेदनशीलता क्या है? दूसरे के शारीरिक कष्ट को दूर करने के अर्थ में है। संज्ञानशीलता दूसरे में समाधान को स्थापित करने के अर्थ में है, या मुझ में हमेशा के लिए समाधान बना रहे, उस अर्थ में संज्ञानशीलता है। तो क्या समझ में आया? तो ब्लड देने का एग्जाम्पल किस में आएगा? संवेदनहीनता में आएगा, संवेदनशीलता में आएगा कि संज्ञानशीलता में आएगा? तो संवेदनशीलता क्या चीज है? संवेदनशीलता है दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का नियोजन। तो दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में, ये दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में तन मन धन का नियोजन संवेदनशीलता है। दूसरों के जीने के अर्थ में तन मन धन का नियोजन संज्ञानशीलता है। बढ़िया, बात पहुंची? तो अब अपने बारे में जांच के देखिए जी। क्या मैं दूसरे को ब्लड देकर हाँ अपनी संवेदनशीलता को संवेदना जो दूसरा जो आपने लिखा है क्या संज्ञानशीलता नहीं जा सकते? नहीं जा सकता हूँ। नहीं जा सकते। अच्छी बात है। पर संज्ञानशील इंसान ब्लड डोनेट कर ही सकता है। तो देखो मैं एक स्टेप पहले हो गया है, लेकिन मैं उसके तरफ बढ़ रहा हूँ ना, उसके तरफ। हाँ, उसके आगे वो ज्ञान पूर्वक बढ़ा जाएगा, ब्लड डोनेट करने से नहीं होगा वो। नहीं, ब्लड डोनेशन नहीं, लेकिन मेरी एक स्टेप उसके लिए मुझे हाँ, स्टेप तो है ही है। जरूरी है। संवेदनशीलता पूर्वक ही कोई मानव संज्ञानशीलता में जा सकता है। संवेदनहीन व्यक्ति कभी भी डायरेक्टली उठ के संज्ञानशीलता में नहीं जाएगा, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति ज्ञान पूर्वक संज्ञानशीलता में जाएगा। 10 बार, एक बार ब्लड दिया, 60 बार ब्लड देके संज्ञानशीलता में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, पर मेरी एक स्टेप तो चढ़ गई है। हाँ, ऑफ कोर्स स्टेप है ही है, और बहुत एप्रिशिएबल है। संवेदनशीलता जिंदा रहने के धरातल पे आदमी का मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, चरम एक्सप्रेशन है। इसकी आवश्यकता है ही है और बहुत एप्रिशिएबल है। हाँ जी, कहाँ थे हम? क्या बात कर रहे थे? माइक दीजिए। रहूंगा मैं, जैसे आज मैं ब्लड डोनेशन दिया, कल किसी को मैंने ये किया है, या धीरे धीरे मैं अपने खुशी ढूंढते रहूंगा मेरी अपने आप को। ऐसे ही आज ब्लड डोनेट कर दिया, कल आपने स्कूल बनवा दिया, परसों आपने हॉस्पिटल बनवा दिया। ये सारी चीजें संवेदनशीलता के अर्थ में ही फाइनली जाएंगी। इससे आपकी पात्रता बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन संज्ञानशीलता ज्ञान पूर्वक ही होगा।
और जब तक कोई अनुसंधान नहीं घटेगा तब तक वो संज्ञानशीलता की क्लैरिटी नहीं बनती है। हम संवेदनशीलता को ही जीना माने रहते हैं, है ना। इसी को अच्छे अभी अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, बैठिए बैठिए। देखिए अभी समाज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छे आदमी का, अच्छा आदमी तो समाज में पिसता है। कितने लोगों ने सुना है अच्छा आदमी समाज में पिसता है, और ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, ये भी सुना होगा, है। सीधे पे देखो, ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है। सीधे पेड़ सबसे पहले क्यों काटे जाते हैं? अच्छा, ज्यादा उपयोगी होते हैं, ज्यादा उपयोगी होते हैं। अच्छा, क्या बात है, ज्ञान की कमी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संवेदनशील है उसको अपने भावों पे नियंत्रण नहीं रहता, वो कभी भी भावुक हो जाता है, और भावुकतावश वो अपना शोषण कराता है, और फिर बाद में रोता है कि लोगों ने मेरा शोषण कर लिया, जबकि उपलब्ध आपने ही कराया था अपने आप को। तो ये संवेदनशीलता का नियंत्रण भी संज्ञानशीलता में जाके होता है। तो संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। तो संज्ञानशीलता पूर्वक फिर एक आदमी किसके कितना नजदीक जाना है, किससे कितना दूर रहना है, किसको कितना प्यार देना है, किसको कितना अपनापन देना है ना, सामने वाला कितना सुपात्र है, उसकी पात्रता के हिसाब से ही उसको सहयोग देने की आवश्यकता है। ये सारा संतुलन संज्ञानशीलता से आता है। संवेदनशीलता, संवेदनहीनता में हम भाव शून्य हो जाते हैं, संवेदनशीलता में भाव अतिरेक हो जाता है। बात पहुंच रही? हाँ जी, माइक माइक सर रिपीट करें प्लीज। फिर से रिपीट कर देता हूं। संवेदनहीनता का मतलब है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, उसके लिए मेरे को आपको निपटाना भी पड़ेगा, मैं निपटा दूंगा, मैं षड्यंत्र पूर्वक योजना बना के आपको निपटा दूंगा मेरे फायदे के लिए। इसका नाम संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता का मतलब है कि मेरे को दूसरे का दुख अपने दुख जैसा लगने लगता है। अब दूसरा रोने लगता है तो मैं भी रोने लगता हूं, और दूसरे के दुख को, कौन से दुख को मैं दूर कर सकता हूं? यदि आदमी का भौतिक दुख है जो पैसे से दूर होता होगा, तो पैसे से दूर करने वाले दुख के लिए मैं संवेदनशीलतावश उसको कुछ मदद भी कर देता हूं। फिर दूसरा व्यक्ति अपनी मजबूरी को दिखा के, मेरे उसको पता है कि इससे पैसा मिल जाएगा, वो मुझसे पैसा भी ले सकता है और मेरे को बुद्धू भी बना सकता है, क्योंकि मैं संवेदनशील हूं। या मैं अपनी भावातिरेकवश मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी योजना बना लेता हूं कि लोगों को इसकी जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली में यमुना के किनारे हर साल सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां बनाई जाती हैं ताकि बाढ़ में बह जाएंगी, क्योंकि उनको मुआवजा मिलता है। भीख मांगने वाला अधिकांश बच्चे किसी गैंग का हिस्सा होते हैं। हम संवेदनशीलतावश उनको भीख दे के ज्यादा बच्चों को भिखारी बनाने के लिए मजबूर करते हैं। ये हमारी संवेदनशीलता का परिणाम है। तो इस रूप में ये ध्यान में आया कि संवेदनहीन व्यक्ति भाव शून्य होता है, संवेदनशील व्यक्ति भाव के अतिरेक के साथ हो सकता है। भाव का अतिरेक उसके स्वयं का शोषण करा सकता है, या वो अपने साथ मिलके और कई लोगों के शोषण का जुगाड़ भी बना सकता है। तो संवेदनशीलता अपने आप में नियंत्रित नहीं होती, संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। तो संज्ञानशीलता होगा, संज्ञानशीलता का मतलब है जहां पे विवेक जागृत होता है, जहां पे आदमी का विजडम अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो आदमी के भीतर विजडम होगा तो वो अपने भावों को नियंत्रित रखेगा, तो किसको क्या सहयोग देना है और क्यों सहयोग देना है वो तय कर पाएगा। बढ़िया, बात पहुंच रही? हाँ जी, माइक भैया, माइक दीजिए। बोला उसमें मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें, हाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि संवेदनहीनता उस चीज को भी बोल सकते हैं अपन कि मैं किसी को निपटा नहीं दूं,
हाँ। बट आई एम इनडिफरेंट कि अगर मेरे Indifferent, सामने बिल्कुल, कोई गलत चीज भी अगर तो हो रही है इसमें तो आई एम difference of एक्सेप्टिंग opinion, मैंने उसकी मैक्सिमम लिमिट बताई, अच्छा ओके आपने उसकी मिनिमम लिमिट बताई। ओके ओके तो मैं इनडिफरेंट, किसी को कोई हाँ, कोई कोई- आदमी तो किसी किसी को को चोट तकलीफ लगी भी हो है, रही है सड़क तो पे हाँ, पड़ा है, या सड़क किसी पे को- पड़ा है, राइट, मेरे किसी को को कोई तकलीफ मतलब हो- नहीं है राइट भाई। राइट राइट तो ऐसा वहां That से is लेके also- वहां तक जाएगा। ओके दैट इज द एक्सट्रीम लिमिट फाइन फाइन जी। ठीक एंड सर संज्ञान और देखिए संवेदनशीलता भी मोहवश भी होता है भी, संवेदनशीलता पशुओं में भी पाई जाती है, तो संवेदनशीलता मोहवश भी होता है। संवेदनशीलता की सही पहचान वो है जब आप परिवार की सीमा के बाहर अपने तन मन धन का नियोजन दूसरों के दुख को दूर करने में करते हो। आप जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए संवेदनशील होते ही हैं, लेकिन ये मोहवश है। ज्ञानवश भी संवेदनशीलता प्योर फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन प्योर फॉर्म में संवेदनशीलता की बढ़िया पहचान ये है कि आप अपने खून के रिश्ते के बाहर अपने मित्रों के अलावा जब समाज के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपना तन मन धन लगाते हो, तो ये आपके, और वो भी नाम चिपकाने के लिए नहीं कर रहे हो, है ना, आप नाम चिपकाने के लिए कर रहे हो, वो अलग दुनिया है। तो ये आपके संवेदनशीलता का सही अर्थों में प्रमाण है। बढ़िया हो गया। हाँ जी सर, आपने कहा था कि अगर खुद में अगर समाधान है तो सुख है। तो कल मैं ट्रेनिंग में बैठा था तो मुझे एक मैसेज आया, उसमें मेरे अकाउंट में कल 1,80,000 क्रेडिट हुए। 1,80,000 क्रेडिट हुए आपका? जी, लेकिन मैंने सिर्फ 27,000 के लिए बैंक में प्रोसेस करवाया था। तो मैं जब ट्रेनिंग से गया तो मुझे ऐसा लगा कि बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और मैं सोच रहा था कि जिस भी क्लार्क के हाथों से मिस्टेक हुआ है वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। मैंने पहले फ़ोन लगाया मेरे क्लार्क को और उसको पूरी बात बताई। उसने जब देखा तो उसने गलती से मेरा वाउचर किसी और के वाउचर को लगाया था और उसका मेरे वाउचर पे लगाया था, तो मेरा पैसा उतना था ही नहीं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल कल का है, तो मैं इसे संवेदनशीलता में समझूं संवेदनशीलता या संवेदनशीलता सर भौतिक चीजों के बारे में है। दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगा। अच्छा, क्लर्क भी परेशान होगा, जिसका अमाउंट होगा वो भी परेशान होगा, तो आपने वापस लौटा दिया। जी सर। अब सामने वाले को कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो प्रारब्ध था, होना ही था, कोई बात नहीं, चुप हो जा, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, वक्त बड़ा मरम है। तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है वहां पर। जी सर, लेकिन जब अमाउंट जमा हुआ तो भी मैं ज़्यादा खुश नहीं था, लौटाया तब भी दुखी नहीं था, एकदम स्टेबल माइंड था। क्योंकि आपको भाई आपका मूल्यांकन है कि मेरा नहीं है, बात खत्म हो गई। जी सर, तो संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। थैंक यू सर। बता तो दिया अभी। मैं जो आपके साथ कर रहा हूं ये संज्ञानशीलता, आप समझ में आ गया? भाई मैं आपके किसी भौतिक दुख को दूर करने के लिए कोई बात नहीं, रूप बल धनपत की कोई बात नहीं कर रहा हूं, इंद्रिय सुख की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा हम हमेशा हमेशा के लिए समाधान पूर्वक जी सकते हैं, हमारी सुख शांति संतोष आनंद हमेशा बना रह सकता है, इस विज्ञान को, ज्ञान को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये संज्ञानशीलता है। लेकिन सर वहां तक जाने का मार्ग क्या है? अगर मैं संवेदनशील हूँ तो आप जल्दी पहुंचेंगे। यदि हाँ। आप संवेदनहीन हैं हाँ। तो पहले इस सारी बात को सुन के आप संवेदनशील हो जाएंगे। अच्छा। और संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की ओर जाएंगे। लेकिन मार्ग क्या है? जैसे अगर सर ने बताया कि मैंने ब्लड डोनेट किया, हाँ। ये पहली बात हो गई, फिर मैंने स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया, मैं वहां से ऊपर जा रही हूँ। अच्छा है। लेकिन वहां तक संज्ञानशीलता तक पहुंचने का मार्ग क्या है? शिविर। सर शिविर शिविर के बिना नहीं जा सकते। इसके लिए अभी पूरी दुनिया में यही एकमात्र दरवाजा है। इसमें केवल मामला मजाक का ही नहीं है, क्योंकि बिना अनुसंधान के आपको संवेदनशीलता का एड्रेस ही नहीं मालूम है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं भी उसका विद्यार्थी हूं। मैं अपने आप को इस अनुसंधान के विद्यार्थी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इतना ही है कि हमारा एडमिशन पुराना है, आपका एडमिशन नया है, तो ये शेयरिंग मोड में हम पीयर लर्निंग कर रहे हैं। अनुसंधान नहीं होगा तो हम कोई संज्ञानशीलता की बात नहीं कर सकते। हैं?
अनुसंधान नहीं हुआ है यदि, देखो कल हमने क्या बात कर रहे थे, कल हम क्या बात कर रहे थे, कल हम ये बात कर रहे थे कि हम सही से सीखते हैं कि गलतियों से सीखते हैं। तो पता चला कि हम सही से सीखते हैं। तो संबंध को जीने की योग्यता अभी इस प्लेनेट पे मानव परंपरा में नहीं है, इसलिए जितने घोड़े खोल सकते हो खोल लो, संबंध में जीना नहीं होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, इस प्लेनेट पे संबंध में जीने की योग्यता अभी मानव जाति में इवॉल्व नहीं हुई है। धर्म, अध्यात्म, विज्ञान से जितने घोड़े खोल सकते हो खोल लो, संबंध में जीना नहीं होगा। तो संबंध में जीने का ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ये इस दर्शन से खुलता है। ऐसा मैं बोल रहा हूं, आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया 7 दिन उसको समझते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया जहान पड़ी है सब खोज के देखना क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो संज्ञानशीलता कोई चीज है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी संसार को झांक के देखो, अभी की संज्ञानशीलता की नजरों से कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो कि स्टैनफोर्ड में पढ़े हो कि आप सिंगापुर से पढ़े हो कि अमेरिका से पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता विश्व की किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, और कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप किस धर्म और अध्यात्म से आए हो। संबंध में जीना नहीं हो पा रहा है। तो मानव के ज्ञान की कसौटी उसका आचरण है, आचरण की कसौटी परिवार में संबंधों में जीना है। तो कितने परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हैं? और यदि आपका परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है तो इस साल का टर्नओवर कितना, आपके परिवार के माध्यम से कितने परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हुए हैं, उधर झांक के देख लो। धीरे धीरे हम अपने परिवारों को बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं? धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली कल थी वो आज नहीं है, जो आज जॉइंट फैमिली है वो कल नहीं रहेंगी, इसकी संभावना ज्यादा है। कितने लोग सहमत हैं? और जो अगली में बच गया वो अगली में नहीं बचेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। क्योंकि हम उन देशों तक पहुंच ही रहे हैं। भी कल हम कुल मिला के अमेरिका में, जब मैं कह रहा हूं कि 2018 का डाटा है कि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं, तो हो सकता है 2040 में अमेरिका में 60% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे होंगे। हम एक ऐसे समाज की ओर, हम एक परिवार विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं, और परिवार विहीन हो गया तो समाज भी विहीन हो गया। हम सीधा सीधा एक ऐसे कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें केवल सरकार होंगी, कंपनी होंगी और लोग होंगे। हम 1 मैन फैमिली की ओर जा रहे हैं। क्योंकि ये गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारी मान्यताएं हैं वो बच्चों के लॉजिक में फिट नहीं हो रही हैं, बच्चों का लॉजिक हमारी मान्यता में फिट नहीं हो रहा है, तो अब साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब किन्हीं भी 2 लोगों का साथ रहना मुश्किल है। तो इसलिए क्या, बस मेरा पैसा, मेरा लैपटॉप, मेरा कुत्ता, आदमी नहीं रहेगा, कहीं तो मन लगाना पड़ेगा। कोई तो रहेगा जो अपना कहेगा, कोई तो है जो घर जाते ही आपसे लिपट जाता है, आपको प्यार करता है। मन लगाने, कोरोना काल में लोगों ने कुत्ते बहुत पाले ना। डॉग के शोरूम पहले नहीं थे, एनिमल के इतने ऑर्गेनाइज शोरूम नहीं थे। अभी मेट्रोज में जितना बड़ा मॉल टाइप रहता है, इतने बड़े बड़े शोरूम हैं कुत्तों के, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। अब वो कितना उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो तो सोचने की बात है। लेकिन ट्रेंड तो पता चलता है कि जब हम अकेले हुए तो हमको मन लगाने के लिए चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। जी सर, आजकल जैसे स्कूल्स की हम बात करते हैं तो ये सब एक बिजनेस ही है, समझ लें। तो अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं बांट सकती हूँ, और वो अगर मैं रिटर्न फेवर के रूप में ना देके सिर्फ देने के भाव से अगर दे रही हूँ। हाँ, तो आप जो दे रहे हैं वो आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, उससे सामने वाले को जॉब लगेगी, तो ये जिंदा रहने का काम आपने किया, तो आप संवेदनशील हैं। एक शिक्षक के रूप में आपने फ्री में किसी को पढ़ा दिया, तो ये संवेदनशीलता का कर्म हुआ। इससे आपने फ्री में पढ़ा दिया, उससे वो उसका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया। कल वो शादी करेगा तो वो बिल्कुल अपने परिवार में हमेशा शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जिएगा, और वो दूसरों को भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त कर पाएगा। ऐसी कोई शिक्षा हमारी, ऐसी कोई योग्यता हमारी शिक्षा में अभी नहीं है।
मैं अपेक्षा करती हूँ कि सेशन के एंड तक ये जो संज्ञानशीलता शब्द है इस पे नहीं, और क्लैरिटी आ जाएगी। अगले 5 दिन संज्ञानशीलता पे ही बात करनी है। तो कल से अभी तक की चर्चा का आशय इतना ही है कि अगले 6 दिन में हम क्या करने वाले हैं उसको हम चिन्हित कर पाएं, और हम क्या कर रहे थे उसको भी पहचान पाएं, तो हम अपनी लोकेशन को पहचान पाएं, डेस्टिनेशन को पहचान पाएं और अपनी जर्नी को पहचान पाएं। जी हेलो सर, किसी के दुख से द्रवित होना ये संवेदनशीलता है, राइट? संवेदनशीलता सर किसी के दुख से द्रवित होके उसको हमेशा के लिए समाधानित कर देना, ये संज्ञानशीलता है। सर अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम संज्ञानशीलता ये जानकर कि हमको अगर किसी को मदद चाहिए और हम उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो उसका दुरुपयोग करे। ठीक है ना? ये क्या हो गया? कोई किसी की भौतिक मदद का ही दुरुपयोग कर सकता है। जैसे यहाँ आप बहुत सारे लोग बैठे हो, हम तो इस बात का पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, तो ये क्या कहलाएगा? दुरुपयोग कहलाएगा। पर ये दुरुपयोग नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कोई कम ध्यान, अपनी पात्रता अनुसार हर व्यक्ति ध्यान दे पाएगा, कोई कम ध्यान दे पाएगा, कोई ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। सर अब ये विवेक की जो बात हुई, तो अगर हमें संज्ञानशीलता है, हाँ, तो संज्ञानशीलता अगर है तो वो विवेकशील व्यक्ति है। संज्ञानशीलता है तो आपको आदमी आर पार दिखना शुरू हो जाएगा। सर अब हमको मालूम है कि कोई व्यक्ति, हम अगर उसकी मदद कर रहे हैं और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये हमको मालूम है, ये हम में विवेक है, फिर आप नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। बट तो क्या करेंगे? क्या हम करेंगे? हम अगर उसकी मदद नहीं करेंगे, सुन लीजिए, तो मदद करना अभी हम भौतिक रूप में ही मदद करना मानते हैं। पहले हम उस जो साधन उसको उपलब्ध करा रहे हैं उसके सदुपयोग की समझ भी उपलब्ध कराएंगे। और अगर हमारी गलतफहमी हुई कि वो गलत उपयोग कर रहा है बट वो नहीं कर रहा है, अभी रुक जाओ, अभी इन बातों से कुछ नहीं निकलेगा, अभी आगे बढ़ने दो और धीरे धीरे फिर से आपको बोलूंगा कि जितने प्रश्न आपके भीतर उठते रहते हैं हम बात भी करते रहेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन नोट तो करते रहो। क्वेश्चन नोट करने के बाद जब आप पूरे शिविर के लास्ट में देखोगे तो पता चला 150 क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। उनमें से कुछ का आंसर जब मैं बोलता हूं तब मिलेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा। तो कम से कम आपके ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे हैं और इसको मेरे को एड्रेस करना है। बढ़िया, क्या निष्कर्ष निकला? मैंने कहा था कि यदि एड्रेस गलत है तो कितने साल मेहनत करेंगे कि मंजिल को पाएंगे। तो क्या एड्रेस गलत हो गया? क्या एड्रेस गलत हो गया? हमने जिंदा रहने को ही जीना माना। हमारे बढ़िया आदमी का मॉडल अभी संवेदनशीलता है। हमने संवेदनशीलता को जीना माना। हमको लगा कि सुविधा आ जाएगी, 2-5 हजार करोड़ आ जाएगा तो जीना हो जाएगा। हमने माना कि पीएचडी कर ली तो जीना हो जाएगा। हमने माना कि कोई बड़ा पद पा लिया तो जीना हो जाएगा। हम किसी धर्म विशेष से आते हैं, हम तो बर्थ बाई बर्थ ही ज्ञानी होते हैं, है ना, तो जीना हो जाएगा। घर की छत पे हेलीकॉप्टर से ऑफिस आना जाना शुरू कर देंगे तो जीना हो जाएगा। इनमें से कुछ भी जीना नहीं है। जीने की समझ हमारी नहीं है। हमने जीने को, जिंदा रहने को जीना माना है। पढ़ने लिखने से जीना नहीं आया। IIT IIM टॉप करने से भी जीना नहीं आया, है ना। PhD करने से भी जीना नहीं आया। 2-5 हजार करोड़ होने से भी जीना नहीं आया। तमाम यूनिवर्सिटी बना दिया तो भी उससे जीना हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। जीना कोई अलग दुनिया है। मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों, वो किसी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होते हैं। हमेशा उसमें हर डायमेंशन में समाधान बना ही हुआ है, चाहे राजनीतिक समाधान हो, चाहे आर्थिक समाधान हो, चाहे पारिवारिक समाधान हो। किसी भी आयाम में
उसमें हमेशा समाधान बना ही रहता है। ये कोई स्टेट ऑफ माइंड, कोई स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ये कोई अलग दुनिया है जो भौतिक प्रभावों से नहीं आ रही है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, बोलो साहब। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। माइक, हाँ जी आगे एक माइक था ना, हाँ है माइक आगे। धर्म ये सब जो है ये तो ठीक है, आई मीन आई एम अंडरस्टैंडिंग कि दैट इज अ पार्ट ऑफ संवेदनशीलता या हीनता, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशंस। संज्ञानशीलता तक कैसे पहुंच रहे हैं, मतलब वो दोनों में डिफरेंस कैसे क्या आ रहा है? पहुंचेगा वो तो मैं बताऊंगा ही। हाँ। लेकिन अभी देखिए फिर से एक बार कुछ चीजों की एग्जाम्पल वाइज चर्चा कर लेते हैं। जैसे 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 सभी एक साथ, कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जिसको भोगने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा? है कोई? है कोई? कोई रिलेशन है? नहीं है, बात खत्म, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा रूप ऐसा है जिसकी वजह से मेरा जीना हो जाएगा, मेरे परिवार का जीना हो जाएगा, समाज भयमुक्त हो जाएगा? शरीर। कौन सा पद ऐसा है जिसको पाके मैं हमेशा के लिए अपने आप में भाव और विचार मेरा सुखदायी बना रहेगा, कोई भूतकाल के पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, समाज भय से मुक्त हो जाएगा, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा? कौन सा पद ऐसा है? है कोई रिलेशन? है? कौन सी तीन चीज हो जाएगी? परिवार सुख समृद्ध हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन, वही कह रहा हूं। देखो वही तो बात है, हमारे पास राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। अब कल्पना करो कि वाइफ राष्ट्रपति हो जाए और हस्बैंड उपराष्ट्रपति हो जाए, दोनों को ही पद दे दो। अब दोनों का राष्ट्रपति भवन में झगड़ा हो सकता है कि नहीं? हाँ वही तो उसका राष्ट्रपति से कोई मतलब ही नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। राष्ट्रपति होने से जीना नहीं हुआ ना। ओहो, राष्ट्रपति होने से मेरे को डर है कि मेरे को ये हटा देंगे कुछ दिन बाद, या मेरा रिटायरमेंट हो जाऊंगा। जितना ज्यादा पाया हुआ, उपलब्धि पाया हुआ आदमी है, उतना डरा हुआ आदमी है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ठीक? इसका मतलब हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 करोड़ हो जाए कि 50,000 करोड़ हो जाए कि आप राष्ट्रपति हो जाएं। नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन द टर्म्स ऑफ पद, यस। हाँ, पद कुछ भी कर लीजिए। मैं तमाम ऐसे लोगों से बात करके पर्सनली बोल रहा हूं, और मैं बात करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी स्टेट ऑफ माइंड हमेशा के लिए स्टेबल है, और उसमें दुनिया जहान का सारा सॉल्यूशन है। इसका अरे राष्ट्रपति पद का तुम अभी हम वो पढ़े थे ना, नागरिक शास्त्र। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन क्या है? पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, उम्र 35 साल की हो, भारत का नागरिक हो। याद है कि नहीं? इसका नाम राष्ट्रपति होता है। अब ये ठीक से जिएगा तो हमारी राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन ही ऐसी है कि जैसे बिल्कुल पागल खाना देखने गए। तो इसका मतलब हो गया, अभी भी देख लीजिए, जितने राष्ट्रपति इस देश में अभी तक हुए, उनमें से सब अपने व्यक्तित्व के आधार पर अपनी जगह बना पाए, पद के आधार पे कोई अपनी जगह नहीं बना पाया। पद के आधार पे सम्मान नहीं हुआ, व्यक्तित्व के आधार पर सम्मान हुआ, जिसको राहुल भाई भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, भाई आप छोड़ दीजिए ना उनको, आप सीए हो। सीए भी तो एक पद है, वो भी तो मेहनत से ही मिलता है। लेकिन मेरे सीए होने का कोई रिलेशन है कि अब मैं सीए हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ सीए हैं, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा? अब ज्यादा समझ में आएगा। तो दोनों सीए हो जाएं, दोनों आईटीएन हो जाएं, दोनों आईएएस हो जाएं, दोनों मिस वर्ल्ड हो जाएं, मिस्टर वर्ल्ड हो जाएं, प्रधानमंत्री हो जाएं, यूएन के सेक्रेटरी हो जाएं और सीएम हो जाएं, इससे हमारी मानसिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिकता अलग दुनिया है। एक सामान्य आदमी बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ हो सकता है, बहुत ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत बीमार मानसिकता के साथ हो सकता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं?
तो मानसिकता का पद से कोई लेन देन नहीं है, मानसिकता का धन से कोई लेन देन नहीं। मैं एक बार वो एग्जाम्पल कभी कभी शेयर करता हूं। मैं एक बार जून की गर्मी में एक रिक्शे में जा रहा था, बहुत पुरानी बातें हैं, और मैं अक्सर पूछ लेता हूँ रिक्शे वाले से भी क्या कमाते हो, घर कैसे चलता है। मैं कुछ पूछ लिया, वो भी मेरे से पूछ दिया आप क्या करते हो। अब पूछ दिया तो मैं भी बता दिया। मैं उतरा तो वो आदमी 20 रुपया उसका बनता था, वो आदमी जून की गर्मी में 20 रुपया मेरे से नहीं लिया। वो रिक्शे वाला कहता है कि भाई क्या बोला, बाबू आप इतना अच्छा काम करते हो तो मेरा भी उसमें कोई योगदान होगा। मतलब जून की गर्मी में 15-20 मिनट रिक्शा चला के और रास्ते में हम बात करते जा रहे हैं, वो तो मैं तो बैठा हूं, वो तो रिक्शा चला रहा है ना। उसके बाद वो आदमी ऐसा बोलता है तो मैं कहता हूं कि कितने छोटे वेश में, जिसको हम छोटा वेश मान रहे हैं, कितना बड़ा आदमी निकल सकता है, और कितने बड़े वेश में कितना छोटा आदमी निकल सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी धन की, किसी पद की औकात नहीं है कि आदमी की स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल कर दे। अनस्टेबल होने की ज्यादा संभावना है पद के कारण, धन के कारण। तो इससे यह समझ में आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बात, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। मेरा एसी बंद कर दो। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। तो जिंदा रहने के कोई सामान की औकात नहीं है कि आपको वहां पहुंचा दे। अब 50,000 करोड़ दान कर दो तो भी औकात नहीं है। तो जीने की दुनिया अलग है, उसकी तैयारी अलग है, उसका सामान अलग है, या उसकी चीज अलग है। तो अब आप फिर से शांति से देख लीजिए, कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जो आपको जिया देगा, कौन सा रूप बल धन पद ऐसा है। रूप बल धन पद से बहुत नेगेटिव होगा तो आपका अहंकार बढ़ सकता है। केवल रूप बल धन पद रहेगा तो फाइनली आपको अहंकार की ओर ले जाएगा, विशेष बनाने की ओर ले जाएगा। मैं दूसरों से अधिक हूं, दूसरे मेरे से छोटे हैं, इस रूप में ले जाएगा। ये मानसिकता संकीर्ण कर रहा है कि ये मानसिकता को विशालता दे रहा है? ये मानसिकता को संकीर्ण कर रहा है। ऐसा आदमी और ज्यादा दुखी होएगा, दुखी करेगा। तो मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं, रूप बल धन पद और बुद्धि। रूप बल धन पद और बुद्धि, मानव के पास में 5 ऐश्वर्य हैं, 1 2 3 4 और 5। बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है। बोध का मतलब जहां यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होता है। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग का मतलब जहां एग्जिस्टेंस जैसा है, रियलिटी जैसी है, वैसा जानना होता है। जानने का अर्थ ही जीना होता है। तो भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, अनुभूतियों के साथ जीना होता है। अनुभूति कोई सूक्ष्म वास्तविकता है, अनुभूति कोई सूक्ष्म रियलिटी है, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो अनुभूतियों के साथ, तो वर्तमान में मानव ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अभी मानव के पास बुद्धि नहीं है। अभी बोलचाल की भाषा में जिसको हम बुद्धि कहते हैं, अभी रूप बल धन पद जिससे आता है वो लॉजिक और मेमोरी है। अभी हमारी पूरी एजुकेशन लॉजिक और मेमोरी की एजुकेशन है। लॉजिक और मेमोरी में जिंदगी आता ही नहीं है, वो उसके बाहर है। लॉजिक और मेमोरी से जिंदगी को बोला जा सकता है, लेकिन लॉजिक और मेमोरी की समझ, जिंदगी की समझ लॉजिक और मेमोरी की सीमा में नहीं आती। इसलिए हम कितना भी लॉजिक और मेमोरी, इसलिए अभी के युवाओं की जो, आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप बहुत लॉजिकल बात करते हो। आप जिंदगी को लॉजिकली जीना चाहते हो। जिंदगी को लॉजिकली जिया नहीं जा सकता, जिंदगी को लॉजिकली समझा जा सकता है। जीना तो भावपूर्वक ही होता है। जीना भावपूर्वक ही होता है।
भाव की निरंतरता का नाम संज्ञानशीलता है, जहां भाव की कंटिन्यूटी हो जाए। अभी हमारे अंदर भाव की कंटिन्यूटी नहीं है। आधा घंटे पहले लगता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, आधा घंटे बाद लगता है तुम मर ही जाते तो ठीक था। इतना ऊपर नीचे होता है। इतना ऊपर नीचे होता है। आधे घंटे पहले लगता है कि मैं दुनिया में एकदम सबसे बढ़िया सफल आदमी हूं, आधे घंटे बाद लगता है कि मेरे होने का कोई मतलब नहीं। इतना ऊपर नीचे होता है। तो ये भाव और विचार में जो अनस्टेबिलिटी है ये मार डालती है। बाहर मेरे दुख इतने ज्यादा, कुछ भी बाहर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जूझ रहा हूं तो अपने में जूझ रहा हूं, अपने भाव और विचार में जूझ रहा हूं। अब इसमें राष्ट्रपति पद क्या करेगा? कुछ नहीं, जिंदगी के सामने सब छोटा है। हाँ, वो जो अनुभूति है, वो जो रियलाइजेशन है, वो कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट की दुनिया अलग है। हाँ वो तो ठीक। हाँ जी, भैया मेरे घर लाएंगे तो सुख की तरफ जाएंगे। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से भाव और विचार ये दोनों चीजें एक साइक्लिक डिपेंडेंसी बोल सकते कि वो भाव से विचार हमने और चर्चा किया नहीं है, अब चर्चा को आगे निकाल सकते हैं उधर भी कि भाव और विचार क्या है। अब चर्चा को इधर ले जा सकते हैं। चलो चर्चा को इधर ही लेके चलते हैं। चलो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे बोलने से कर देते हैं। तो बताइए भाव क्या है, विचार क्या है? भाव और विचार में क्या अंतर है? बोलिए, माइक लीजिए फटाफट और बोलिए। माइक लीजिए, आगे आगे भी एक माइक दीजिए। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है सर, भाव जो है वो मन से आते हैं और विचार बुद्धि मतलब दिमाग से आते हैं। अच्छा, ये मन कहाँ है? आप ही ने कल कहा था मन और बुद्धि दोनों होते हैं आदमी के पास। अच्छा, तो है। विचार की नेक्स्ट स्टेप भाव है। अच्छा, ओहो थैंक यू। विचार की नेक्स्ट स्टेप भाव, और भाव की नेक्स्ट स्टेप? अब आप देखते जाना आप क्या क्या बोलोगे, और बोलने के बाद इतना ध्यान दो अपने बोलने के बाद कि मैंने जो बोला उससे मेरे को खुद को कितनी संतुष्टि हो रही है। इसको भी ध्यान देंगे तो आपको और पता चलेगा खालीपन का। भाव और विचार पे बोलते जाइए और बोलने के बाद देखिए कि आपको बोलने के बाद कितनी संतुष्टि मिल रही है। हाँ जी बोलिए। जी जी, भाव का मतलब है कि हमारी मानसिक एक अवस्था है भाव। भाव मानसिक अवस्था, और विचार कौन सी अवस्था है? विचार उसकी अभिव्यक्ति है। विचार उसकी अभिव्यक्ति है। जी तो जैसे मैं जो भी, जैसे ईर्ष्या द्वेष चाहे जो भी इस तरह का है तो भाव है, और उसकी जब अभिव्यक्ति करते हैं, व्यक्त करते हैं तो विचार के रूप में करते हैं। अच्छा, तो अभिव्यक्ति करेंगे तो विचार के रूप, भाव की अभिव्यक्ति डायरेक्ट नहीं होती? नहीं, जैसे कोई भी चीज जैसे हम लोग मान लेते हैं, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका स्वीकृति बन जाता है तो भाव होता है। जी हाँ जी, और कोई हो गया? हाँ जी, आगे एक माइक दीजिए ना इधर। भाव मतलब भाव आगे। हाँ, दो ही माइक हैं क्या? तीन थे ना? हाँ, तो मतलब भाव अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, बट और विचार मतलब, अच्छे होंगे तो भाव? हाँ मतलब वो साइकिल, मतलब उल्टा भी सही लगता है मुझे कभी कभी कि कभी-कभी। अच्छा विचार आता है तो फिर हमको अच्छा फील होता है बेसिकली। चलिए बढ़िया। हाँ जी। भाव की स्वीकृति ही भाव है। सहयोग बनाए रखने के लिए कहा था। नहीं, हाँ जी चलिए।
आया? हाँ बोलिए। हेलो। भाव जो है वो मतलब इमोशंस, मेरे मन में जो सब इमोशंस अलग अलग आते हैं। भाव और इमोशन एक ही बात है। हाँ। अंग्रेजी और में विचार जो है थॉट, वो थॉट प्रोसेस जो मेरे अंदर जो चलती रहती है और उसका परिणाम जो है वो मेरे भाव बनते हैं उसके हिसाब से। अब आप ही सोच लो आपने क्या बोला। ये बोलना बहुत जरूरी है। बोलने के बाद आपको पता चलता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, आपका कंटेंट का क्वालिटी क्या है। भाव स्थिर है और विचार भाव स्थिर है और विचार जो है वो हरदम चेंज होता रहेगा। अच्छा, भाव स्थिर है, भाव स्थिरता लेके आएगा, बट विचार जो है वो चेंज होता रहेगा। विचार चेंज होता रहेगा, विचार में स्थिरता नहीं। चलो हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे लगता है कि भाव मतलब उसकी भावनाओं के साथ बह जाना, जैसे उसको दुख लगता है तो मुझे दुख, उसको सुख लगता है तो मुझे इस। और विचार मतलब जब सोच समझ के कुछ करते हैं या फिर उसमें कुछ मेरा फायदा है क्या, सोच समझ के करने वाले विचार विचार हैं, बाकी विचार विचार नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब विचार मतलब जो माइंड में थोड़ा सोचती कि इसमें नुकसान है क्या या फायदा है क्या। फायदे वाले विचार विचार हैं, नुकसान वाले विचार विचार नहीं। नहीं, विचार तो विचार ही होते हैं ना सर। उसके अलावा क्या होगा। ओके सर। हाँ जी। भाव और विचार एक ही बात है। भाव और विचार एक ही बात है, बेकार मेहनत कर रहे। थैंक यू बताने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। भैया जी, ऐसा लगता है कि अपने पास कोई चीज़ है, उसका जो अपने प्रति उसके प्रति जो भाव निर्माण होता है, तो शायद उसका जो रियलाइजेशन होता है वो अलग होता है। भाव है क्या चीज़? अपने अधिकार में जो चीज़ है उसके प्रति जो विश्वास या कोई बात रहती है, इमोशन उसके साथ जैसे बोले उन्होंने, तो वो जो पैदा होता है, जो विचार आता है, उसके बाद विचार आता है, अपने पास होने का एहसास जो है उसको लगता है शायद भाव रहेगा। बढ़िया। चलिए मैं बोल देता हूँ और फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि भव की स्वीकृति भाव है, भव की स्वीकृति भाव है, और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव का विश्लेषण विचार है। अब भाव क्या है? भाव मीन्स होना, वट जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसकी स्वीकृति भाव है। जैसे मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ भी कायनात में, पूरे नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो है। उसको मैंने कैसे स्वीकारा है, इसका नाम भाव है। मैंने कैसे कोई चीज को स्वीकारा है। कैसे? अरे वो डिस्कशन वहीं छूट गया अपना, रुक जाओ भाई, 1 मिनट पहले उसको पूरा कर लें। तो फाइनली ये निकल के आया कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कितने लोगों की सहमति इस बात पे बन रही है? जिंदा रहने की दुनिया ही अलग है, तो पैसे की कुल हैसियत इतनी है कि वो आपके जिंदा रहने के काम आता है, आपके परिवार के जिंदा रखने के काम आता है, कि दूसरों को जिंदा रखने के काम आता है। वो दूसरों को जिया दे, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। तो दूसरे को जीना आ जाए, उसके लिए कोई जीने को समझा हुआ आदमी ही चाहिए। तो साधन की हैसियत भी यहां समझ में आएगी, और आदमी की हैसियत भी समझ में आएगी, और शरीर की उपयोगिता भी समझ में आएगी। तो ये क्लैरिटी बनती है। तो बेसिकली देखो, कोई ना कोई दिन आदमी ये निष्कर्ष निकाल लेता है
कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। मेरे पास उस समय ये भाषा नहीं थी, लेकिन मेरे को 22-23 साल की एज में ये दिख गया था कि ये जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है। वहां से मैंने जिंदगी की तलाश शुरू की, क्योंकि मेरे को क्लियरली दिखता था कि ये जिंदगी नहीं है। तो शादी होना जिंदगी नहीं है, मकान बनना जिंदगी नहीं है, गाड़ी आना जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, ये मेरे को क्लियरली दिखता था। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर जिस जिंदगी की तलाश है, इतना तो मेरा कर लिया। मैं 24 साल की एज में एक बच्चे का बाप था, है ना। 24 साल 23 साल में शादी वादी हो गई, 23-24 में। तो इसका मतलब है कि जिंदगी कुछ और है। तो जब तक आदमी को लग रहा है कि यार पैसा आने से जिंदगी में बाहर आ जाएगी, तो पैसे के लिए दौड़ता रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा खराब चीज है, पैसा हमारी जरूरत है, पैसा हमारी जरूरत है, पर जीने का पर्पस भी नहीं है। पर्पस कुछ और है। तो सारे पैसे की कुल प्लेसमेंट क्या है? तो पैसे का कुल प्लेसमेंट इतना है कि वो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक साधन है। साधन को, धन में क्या सा साइलेंट होता है, साधन। तो बेसिकली शरीर को जिंदा रखने के लिए साधन की आवश्यकता है, पर शरीर को जिंदा ही क्यों रखना है? ऐसे मेडिकल साइंस में ये पता ही नहीं है कि शरीर को जिंदा क्यों रखना है कोई डॉक्टर? हाँ, आप तो आयुर्वेद वाले हो, आयुर्वेद में तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान में आता है ना। एलोपैथी में ये शुरू ही नहीं हो रहा है कि स्वस्थ रहना ही क्यों है, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। किसी भी डॉक्टर से बात करके देख लीजिए। तो स्वस्थ क्यों रहना है, इसका उत्तर ही हमारे पास नहीं है। तो कुल मिला के फिर भोग के लिए स्वस्थ रहना है। इंद्रियों में मजा है, उस मजे को पाने के लिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है, फिर यही पर्पस समझ में आता है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि ये घोड़ा क्यों पाला है, तो मैंने जीने की समझ को पाने के लिए ये शरीर है, तो शरीर मेरा साधन है। मैं खुश रहना चाहता हूं। ये जो मैं जब बोलता हूं, ये कौन है? ये शरीर है कि शरीर से अलग कोई रियलिटी है? नाक सुखी होना चाहती है, कान सुखी होना चाहता है, खोपड़ी सुखी होना चाहती। ये विचार की जो सामर्थ्य है, ये जो आदमी में विचार करने की सामर्थ्य है, ये सीमित है कि असीमित है? खाना खाने से मिलने वाली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। तो विचार की ऊर्जा खाना खाने से आती है क्या? नहीं आती। और नहीं तो खाने की क्वालिटी से आदमी की विचार की ताकत, विचार की क्वालिटी बदल जाती। बादाम खाने से ज्यादा अच्छे विचार की ताकत आती, सूखी रोटी खाने वाले को विचार की ताकत कम आती। बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, बादाम वाले को सोचना ही ना आए, ये बिल्कुल संभव है। सूखी रोटी वाला बहुत सोचे, ये बिल्कुल संभव है। इसका मतलब है ये दो अलग अलग दुनिया हैं। जिंदा रहना भौतिक दुनिया है, इसको समझेंगे। लेकिन ये निष्कर्ष अपने पास आने से कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, जीने की दुनिया अलग है, उसकी तैयारी अलग है, तो हम आगे की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो फिर हम भाव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। देखो, भाव में कोई वेट है, मास है, भाव का कोई आकार होता है। फिजिकल चीजों में देखें तो क्या है? फिजिकल चीजों का मास भी है, वेट भी है, आकार भी है, आयतन भी है। भाव की बात करेंगे तो ना वहाँ मास है, ना वेट है, ना आकार है, ना आयतन है ना। तो हम जो चीजें इनटेंजिबल है, तो भाव की दुनिया अमूर्त है, इनटेंजिबल है। तो वो जो भाव की दुनिया है, उस पे अपना अधिकार हम चाहते हैं। अभी हमारा वर्तमान शिक्षा से भौतिक फिजिकल चीजों पे हमारा अधिकार आता है ना। हम चांद तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सारी मैं 500 लोगों की कंपनी चलाता हूं, पर मुझसे अपने भाव और विचार नहीं चलते हैं। मैं 1000 लोगों की कंपनी चलाता हूं, मैं एक जिले को चलाता हूं, लेकिन अपने भाव और विचार मुझसे नहीं चलते हैं, है ना। मैं पूरे देश की बैलेंस शीट बना देता हूं, पर अपने भाव और विचार की बैलेंस शीट नहीं बनती है। ये जो गैप है,
इस गैप को पकड़ने की जरूरत है। इस गैप को पकड़ेंगे तो इस पे काम कर पाएंगे। जब तक उस गैप को हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उस पे काम भी क्या करेंगे। तो चलिए, भाव की स्वीकृति। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। तो भाव कैसे बनता है उसको देखते हैं, है ना। फिर आप देखिए, आप अपने एग्जांपल्स देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे किसी हॉस्पिटल में एक ही रात में 50-100 बच्चे पैदा हुए। बड़े हॉस्पिटल में ये सब होता ही है। और बड़े हॉस्पिटल में वो बड़ा सा हॉल है, उसमें कैबिन बने हुए हैं और उसमें बहुत सारी माएँ लेटी हैं और नर्स एक बच्चा लेके आ रही। तो 50 माएँ एक साथ उस बच्चे को देख रही हैं। तो अभी वो बच्चा भव है कि नहीं है? है। और अभी 50 माओं का उसके प्रति भाव कैसा है? जेनरिक है, जनरल है, बच्चा है। और धीरे से वो बच्चा लाके माँ ने, नर्स ने एक माँ की गोदी में टिका दिया। उसी क्षण से क्या बदल गया? क्या बदल गया? कैसे बदल गया? मेरा है। अभी तक बच्चा था, अब मेरा बच्चा है। और अब मेरा बच्चा है, उसी क्षण से पूरी जिंदगी बदल गई और उसका तन मन धन पूरा उसके लिए उसका हो गया। अब ये जो भाव बदला, ये जो भाव बदला, पहले कैसा भाव था? जनरल था, बच्चा है। अब कैसा है? मेरा बच्चा है। ठीक। और बाकी लोगों का अभी भी कैसा है? जनरल है, जनरल है। तो ये हमने देखा कि किसी चीज को हमने कितना गहरा स्वीकार लिया, तो जितना गहरा स्वीकार लिया, अपनी अंतिम गहराइयों तक स्वीकार लिया, तो उसके साथ भाव की निरंतरता कैसी बन गई। तो इसलिए देखो, क्या बोलते हैं कि जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल था जिसमें टैग उल्टा लग गया था। तो ऐसे ही नर्स भी ले जाती है ना, तो वो अंगूठे पे बच्चे का नंबर लगा देती है। 20 नंबर की माँ है तो 20 नंबर का बच्चे का अंगूठा, क्योंकि बच्चे सारे एक साथ, उनको साफ सफाई करना और ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो कोई हॉस्पिटल में एक घटना घटी कि नर्स ने तीसरे दिन आके माँओं को बताया, 2 माँओं को बताया कि मेरी गलती से आपका बच्चा एक्सचेंज हो गया। अब भाव कैसा हुआ? अब कुछ देर तो माँ ने सोचा, उसके बाद दोनों माँ ने बोला अब जैसा भी है यही है। ये घटी घटना। इसका मतलब क्या हुआ? जितने लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं। है? नासिक का रियल केस है। अच्छा, मैंने आगे अखबार में पढ़ा था। तो हॉस्पिटल वाले कितने हैं भाई? सभी है अभी। तो आप सब भगवान के बच्चे। देखो ये सुनने मात्र से कैसा लगता है, एक बार को तो हिल जाता है, अरे ऐसे ही तो नहीं है, बदल तो नहीं गया हूं मैं। हाँ, वो डीएनए टेस्ट वेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन उस समय कहाँ डीएनए टेस्ट की बात होती थी? जब बदले हैं तब तो डीएनए टेस्ट की बात नहीं होती थी। और जब अभी भी बदल जाए हॉस्पिटल में तो किसको कौन डीएनए टेस्ट कराएगा? तो देखिए, मात्र सुनने मात्र से झटका लगता है। ये क्या चीज है? एक क्षण के लिए मेरी स्वीकृति थोड़ी डिस्टर्ब हुई, फिर वापस अपने आप को भरोसा दिलाता हूं, नहीं नहीं मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं बदला हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक फ्लैट खरीदा, 200 फ्लैट की बिल्डिंग में से जो भी रहता है बेचने वाला, वो आपको ले जा रहा है और कोई एक फ्लैट पे जाके उंगली रख देता है, सर ये आपका है। उसी समय से उसकी दीवारें बात करना शुरू कर देती। इसका मतलब क्या हुआ? तो अब कितने लोगों के ध्यान में आ गया कि भाव कैसे बनता है। देखो, भाव कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, विचार कैसे बनता है, बिगड़ता है, यदि ये दुनिया समझ में आ गई
तो मैं मेरे भाव और विचार का निर्माता हो जाऊंगा, मैं मेरी जिंदगी में सुख का निर्माता हो जाऊंगा, मैं मेरी जिंदगी में अपनी किस्मत का निर्माता हो जाऊंगा। हमने सुना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन ये होता कैसे है ये पता तो है नहीं। सुन लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, मान भी लेते हैं, पर हमको तो पता नहीं चलता है। तो यहां से वो चाबी खुलती है कि मैं अपने भाग्य के निर्माता होने का मतलब है, भाग्य मतलब जो मेरा भाग है, मेरे हिस्से में आया है, तो मेरे हिस्से में ऐसे भाव और विचार आए जो हमेशा के लिए सुखदायी हों, कि या मेरे हिस्से में ऐसे भाव और विचार आए जो मेरे लिए दुखदायी हों। क्या चाहते हैं? तो मैं भाव और विचार की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं, मैं भाव और विचार को बना सकता हूं। चलिए, तो कितने लोगों के ध्यान में आ गया कि भाव क्या है? कौन अपनी जिंदगी से एग्जाम्पल देके बोल सकता है कि मेरे को समझ में आ गया कि भाव क्या है, और अपनी जिंदगी से घटी घटना से एग्जाम्पल लेके बताएं। हाँ जी, बोलिए। भाव क्या है, अपनी जिंदगी में कोई घटना से एग्जाम्पल से बताएं। हाँ जी, माइक दीजिए। एक पाठशाला में शिक्षक के रूप में ज्वाइन हुआ, तो शुरुआती में पहले 5-6 महीने में तो मुझे बहुत से ट्रेनिंग में मेरे ऑफिसर्स भेजते थे। उसमें से एक ट्रेनिंग जीवन विद्या का भी था, जो कि 2010 में फर्स्ट टाइम यवतमाल में निशिगंधा लॉन में 7 दिन का था। प्रेम भाटिया सर जी थे अपने। जी। तो ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी नियुक्ति शिक्षक के रूप से हुई है, तो मेरा जो भाव यानी मेरी जो स्वीकृति हुई थी शिक्षक के रूप में हुई थी, तो मेरा परम कर्तव्य था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। तो ये मेरी स्वीकृति हो गई, और तब से इस स्वीकृति में कभी भी डिफरेंट नहीं आया। आज भी मैं शिक्षक, और मेरा जो भाव है वो विद्यार्थियों के प्रति उनको अच्छे तरह से शिक्षित करना है। तब से मैं मेरी हर चीज़ में प्रथम प्रेफरेंस मेरे बच्चों को देता हूँ, जो कि जो स्कूल में आपको अगर पता है तो बहुत से अनवांटेड भी काम आते हैं, बहुत से अन्य काम भी आते हैं, जैसे कोई और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको राजनीति में रुचि होता है, जिनको कोई दूसरे कामों में रुचि होता है, टीचर का। तो जो मेन स्वीकृति है वो खुद की भूल जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब ट्रेनिंग किया उसके बाद में आज तक मैं बच्चों के प्रति एक रूप हो रहे, मेरा भाव तब भी स्थिर था, आज भी है और हमेशा स्थिर रहेगा। वो मेरी स्वीकृति होगी कि मैं शिक्षक हूँ और मेरा काम बच्चों का भला करना है। तो मेरे हिसाब से भाव की स्वीकृति है। एक माँ होने की स्वीकृति, एक शिक्षक होने की स्वीकृति, एक पिता होने की स्वीकृति, जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल है। माँ होने की स्वीकृति बायोलॉजिकल है, साथ में चेतना है ही है, लेकिन पिता होने की स्वीकृति बायोलॉजिकल नहीं है। इसलिए माँ को माँ होने का भाव आना अलग दुनिया है, पुरुष को पिता होने का भाव आना अलग दुनिया है। ये बात ध्यान में आती? पुरुष लोग को पता चलता होगा, उनको तो कुछ लगता नहीं कि मेरा कुछ हुआ है ना, सब ठीक ठाक ही रहता है, तो उनको पिता होने का भाव नहीं आता। ऐसे बहुत सारे पिता हैं, इसलिए मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं। पिता ने बेटी से गलती किया, ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। माँ ने बेटे से गलती किया, ये एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा। ये उस भाव की गहराई, क्योंकि माँ और बच्चे का रिलेशन यदि चेतना कम भी है तो बायोलॉजिकल उसको फिनोमिना उसको भर देता है। पुरुष के साथ कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना घटता नहीं, इसलिए पुरुष के लिए उसकी मानसिकता, उसकी चेतना के अनुसार वो पिता बनता है। यदि चेतना विकसित नहीं है वो कभी पिता नहीं बनता है। हाँ, अब ये दिन बदलने वाले हैं, पुरुषों के दिन जाने वाले हैं, ये आप गलत नहीं कह रहे हैं। देखो, आदमी जंगल में रहा तो जंगल से खाना लेके आना और आपस में लड़ मिर के, है ना, वो लूट मार से बचाना, पशुओं से बचाना और मौसम से बचाना, शरीर के कारण ये काम पुरुष के हिस्से में आए और पुरुष हीरो बन गया, नेचुरल है। अब ये सारे कामों की भूमिका खत्म हो गई, अब लड़ने मरने का कोई काम की भूमिका नहीं बची है। अब जिंदगी में समझने और जीने के काम की भूमिका बची है।
समझने और जीने के काम में संबंध की स्वीकार्यता अभी भी देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है। महिला अपने घर के संबंध भी शादी के बाद भी निभाती है, फिर पुरुष के घर के संबंध भी महिला निभाती है, और पति के मित्रों के साथ भी संबंध के मित्र परिवारों के साथ भी निभा लेती है। तो महिला 3 जगह के संबंध निभा रही होती है, और पुरुष को संबंध तोड़ने में कोई देर नहीं है। हाँ, नहीं निभ रहा है तो बाकी निपटाओ, आगे बढ़ो। लेकिन महिलाएं बहुत सारे संबंध को भीतर से झेलते हुए भी निभाती रहती हैं, ताकि कहीं ना कहीं संबंध की स्वीकार्यता महिलाओं की ज्यादा है बायोलॉजिकल फिनोमिना के कारण। अब ये बायोलॉजिकल फिनोमिना के साथ साथ जैसे जैसे ये समझ का काम आगे बढ़ेगा और ये शरीर का जो अंतर था, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में जो अंतर था समाज में, अब उसकी आवश्यकता बहुत रह नहीं गई है। अब महिलाएं भी समान पढ़ रही हैं, समान कमा रही हैं, लड़ने मारने वाले काम खत्म हो गए हैं समाज में। उसके लिए अलग से हमने फौज रख ली है, उसके लिए हम टैक्स देते हैं, या पुलिस रख ली है, उसके लिए हम पैसे देते हैं ताकि हमारा वो काम होता रहे और हम सेफ रहें। आदमी टैक्स देता है ना, मानव भी टैक्स देता है। तो ये आने वाला समय, और मेरे को लग रहा है, और यदि महिलाओं में समझ वाला काम बढ़ता है, संज्ञानशीलता का काम बढ़ता है, तो एक परिवार के उद्धार होने की जगह बन जाती है। क्योंकि हर पुरुष किसी माँ से जन्म लेता है और किसी माँ की गोदी में बड़ा होता है, हर पुरुष। तो ये बात ठीक है। हाँ जी, बोलिए। तो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अब कितने लोगों को ध्यान में आ रहा है कि भाव क्या है, समझ में आ रहा है? चलो फिर कोई एग्जांपल बोल के बताओ। हाथ खड़े करिए, माइक लीजिए, बोलिए। भाव क्या है आपको समझ में आ रहा है? कौन बोल के बताएगा? अब जैसा नहीं, जैसा आपने स्वीकारा वो भाव है। हाँ जी, ये बात पहुंच रही कि नहीं? जैसे आपने अपने शरीर को स्वीकारा है, आपका शरीर के प्रति भाव है। जैसे पति खाने के समय 4 लोगों को ले आए बिना बताए, तो क्या होगा? और मायके से 4 लोग आ जाएं तो क्या होगा? है? भाव आ गया समझ में? तो मायके वालों के प्रति स्वीकृति अलग टाइप की है, और पुरुष के पति के दोस्तों के लिए, यार तुम कम से कम फोन तो करो यार, 2 घंटे पहले तो बताओ। बात तो ठीक ही है, लेकिन स्वीकृति का मामला है। जितनी गहरी स्वीकृति है, अपना बच्चा रात को 2 बजे भी आएगा फिर भी पूछेंगे पहले खाना खाओ, है? हाँ, तो उस समय खिला देगी, पर बाद में हिसाब किताब सेटल होगा। हाँ जी, अब कितने लोग को भाव समझ में आ गया? हाथ तो उठाओ, समझ में आया हो तो। हाँ, आप कितने लोग एग्जांपल लेके बोल सकते हैं? हाँ जी, माइक लीजिए। एक बच्चा बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था, उसको हर चीज़ को देख के पता चल रहा था कि ये पेड़ है, ये कोई घर है। जो बाहर से चीज़ें जा रही थी उसको देख रहा था, और वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ये पेड़ है, ये घर है, ये कुछ पक्षी है या कुछ प्राणी है। लेकिन सभी लोग उसको देख के समझ रहे थे कि ये क्या चीज़ है, तो हमेशा की चीज़ है। लेकिन तभी उसके पिताजी बोलते कि कल ही इसके आँखों का ऑपरेशन हुआ और इसको पहले कुछ दिखता नहीं था, आज से इसे दिखने लगा है। तो ये भाव बदल गए, सभी लोगों के भाव उसकी तरफ देखने की जो है वो बदल गए। पहले वो चिड़चिड़ कर रहे थे लोग, अभी उसकी तरफ एक संवेदनशीलता की तरफ से देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ूं, है ना? तो देखिए हमारी क्लैरिटी बन गई। तो भाव, तो देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देख सकते हो, अब आप ब्लैक एंड व्हाइट पे पेपर पे लिख सकते हो कि आपके भाव सबके लिए कैसे हैं। सबसे पहले आपका अपने शरीर के प्रति भाव, फिर आपका अपने प्रति भाव,
शरीर के प्रति भाव में कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है उनकी हाइट कम है, बहुत सारे लोगों को लगता है उनका कलर ठीक नहीं है, बाल ऐसे होते तो अच्छा होता। तो मेरे शरीर की किन किन चीजों के प्रति मेरी पूर्ण स्वीकृति है, किन चीजों के प्रति मेरी आंशिक स्वीकृति है, किन चीजों के प्रति मेरी स्वीकृति है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप अपनी जिंदगी पे आ जाओ, अपनी योग्यता के प्रति स्वीकृति, अपनी जॉब के लिए स्वीकृति, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए स्वीकृति, तो आपको अपना हाल पता चलेगा कहाँ कहाँ मेरी स्वीकृतियां हैं, कहाँ कहाँ मेरी स्वीकृतियां नहीं हैं। फिर अपनी पत्नी के लिए या अपने पति के लिए किन किन चीज़ों के प्रति मेरी स्वीकृति है, किन किन चीज़ों के प्रति आंशिक स्वीकृति है, किन किन चीज़ों के प्रति अस्वीकृति है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मेरा पति ड्रिंक करके आए, ये मेरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ऐसा हो सकता है। या वो नॉन वेज खाता है, आपको नॉन वेज पसंद नहीं है, इसके लिए आपकी कंप्लीट अस्वीकृति है। या उसका कोई बिहेवियर ऐसा है जिसके प्रति आपकी अस्वीकृति है, उसका कोई बिहेवियर ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्वीकृति है। तो इस तरह से मेरी स्वयं के लिए भी स्वीकृतियां अस्वीकृतियों का पुंज है, मेरी दूसरे के लिए भी स्वीकृति अस्वीकृति का एक पिटारा है। तो मेरी कितनी स्वीकृतियां हैं, कितनी स्वीकृतियों को अब मैं मैनेज कर सकता हूं, हैंडल कर सकता हूं। तो धीरे धीरे पता चलेगा संज्ञानशीलता की रोशनी में आप बहुत विशाल हो गए हो और बहुत सारी स्वीकृतियां अस्वीकृतियों को अब आप हैंडल करने लगे हो, तो आपकी जिंदगी पहले की तुलना में बदल गई। तो हम एक एक व्यक्ति के प्रति ब्लैक एंड व्हाइट में लिख सकते हैं कहाँ मेरी स्वीकृति है, कहाँ मेरी किस आदत के प्रति, किस उसके बिहेवियर के प्रति, किस उसकी योग्यता के प्रति, किस उसकी चीज़ों के प्रति, किस उसकी पसंदगी के प्रति, नापसंदगी के प्रति। तो इस तरह से अपना भी पूरा चिट्ठा बनाया जा सकता है, दूसरे का भी चिट्ठा बनाया जा सकता है, और इन सारे वो आपको पता चलेगा फिर मेरे भाव की स्थितियाँ कैसी हैं। तो एक बार आपका ध्यान चला जाएगा। कितने लोग को ये बात ध्यान में आ गई? कितने लोग को लगता है कि ये प्रैक्टिकली किया जा सकता है? भाव को पेपर पे कैलकुलेशन में लाया जा सकता है। बढ़िया, ठीक हो गया। आगे बढ़ूं। अब उस भाव का विश्लेषण विचार है। सिंपल हो गया अब तो काम। जैसे मैं आपके सामने क्या करता हूं, मेरे अंदर कोई स्वीकृतियां हैं। संज्ञानशीलता क्या है, ये स्वीकृति मेरे अंदर है। तो जो जो स्वीकृतियां मेरे अंदर हैं, स्वीकृति मतलब भाव, जो जो भाव मेरे अंदर है मैं उसको विश्लेषण करके आपके सामने बोलते रहता हूं। मेरे को ये चिंता नहीं रहती आप क्या पूछ लोगे, कहाँ से क्वेश्चन कर लोगे, आज क्या बोलना है। कोई तैयारी नहीं करना है और किसी बात का चिंता नहीं है, किसी बात का दबाव नहीं है, क्योंकि जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे, आंसर हो जाएगा और फ्री स्टाइल हम चल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ मैं भाव को विश्लेषण पूर्वक आपके सामने बोलता हूं। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप उस विश्लेषण मतलब विचार, मैं भाव को विचार पूर्वक बोलता हूं, आप विचार पूर्वक उस भाव को सुन के, विचार पूर्वक सुन के उसी भाव को पकड़ लेते हो जिस भाव को मैं बोल रहा होता हूं। इसका नाम कम्युनिकेशन है। मैं भाव से विचार के रूप में व्यक्त होता हूं, आप उस विचार को पकड़कर वापस उसी भाव को, मेरे अंदर कोई भाव है, मेरे अंदर कोई भाव है, उस भाव को मैंने स्वीकारा हुआ है, इसका नाम भाव है, उसका मैं विश्लेषण करता हूं, इसका नाम विचार है। उस विचार से आप वापस उसी भाव को पकड़ लेते हो और उसी भाव को पहचान लेते हो। जिस भाव को मैं कहना चाहता था वो भाव आप तक पहुंच गया, इसका नाम कम्युनिकेशन है। बात पहुंची? लिख डालिए क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से, कल से अभी तक की सारी चर्चा में कितने पॉइंट्स आपके ध्यान में आए, लिख डालिए। है? रिपीट करूं? देखो, मेरे पास
मेरे पास जीने की समझ है, मेरे पास जीने की समझ है, जीने को मैंने स्वीकारा हुआ है। मेरा भाव क्या है? जीना। जीने को मैंने स्वीकारा हुआ है, उसका नाम भाव है। उस भाव को मैं विश्लेषण पूर्वक प्रस्तुत करता हूं, इसका नाम विचार है। उस विश्लेषण को आप, विचार को आप सुनते हैं, विचार को आप सुनते हैं, उस विचार पे फिर विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण में उस भाव को पहचान लेते हैं जिस भाव को मैं आपको कह रहा था। तो बेसिकली उस भाव के मूल में उस भव को पहचान लेते हैं। भव मीन्स होना, उस होने को पहचान लेते हैं। तो मैं जिस होने को आपको कम्युनिकेट करना चाहता था, उस होने को आपने पहचान लिया, तो आप बोलते हो समझ में आ गया। जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कुत्ते के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है? अब भाव क्या है? कुत्ता है, पेन है। मैं पेन के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं। पेन के प्रति, कुत्ते के प्रति मेरे अंदर जो भाव है, मैं उसको विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उस विश्लेषण, उस विचार को आप फिर विश्लेषण करके आप पहचान लेते हो कि अच्छा ये कुत्ते के बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में बात हो रही है। आप उस पेन या कुत्ते को पहचान लेते हो और उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया वो आपके अंदर रजिस्टर हो जाता है। तो आप कहते हो कि हाँ समझ में आ गया। ये प्रक्रिया लगातार दोनों तरफ से होती रहती है। आप कुछ कहते हो तो मैं भी ऐसे ही सुनता हूं, मैं कुछ कहता हूं तो आप भी सुनते हो। बढ़िया, ठीक हो गया? तो लिख डालिए, कल से लेके अभी तक जो कुछ भी चर्चा हुआ उसमें क्या क्या आपके ध्यान में आया। एक बार लिख डालिए। अभी 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट बाद बात करेंगे। कल से लेके अभी तक क्या निष्कर्ष आपके पास आए? कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे? हाँ जी, माइक खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होके बोलेंगे तो अच्छा। बात कही गई है भाव की स्वीकृति भाव है और भाव की अस्वीकृति अभाव है। किसी चीज को नहीं स्वीकारा, यही अभाव है। इस पे लौट के बात करते हैं। मेरे को लगता है ब्रेक कर लेते हैं, है ना? लौट के बात करते हैं। ठीक, चलिए एक बार ब्रेक करते हैं। धन्यवाद।